गाइज कल मेरा दोस्त मेरे पास आया और बोला भाई मेरे पास एक धांसू बिजनेस आइडिया है, खूब पैसे कमाएंगे। मैंने कहा यार मेरे दोस्त को क्या हो गया, ये क्या बातें कर रहा है। मैंने कहा चल ठीक है सुन लेता हूँ, भाई बता क्या आइडिया है। तो वो कह रहा है कि भाई हम नोवेल बेचेंगे। मैंने कहा अबे पागल हो गया है क्या, जाके सो जा, फालतू का दिमाग मत लगा। फिर वो मुझे बहुत परेशान करने लग गया, भाई एक बार मिल ले, मैं तुझे सब कुछ समझाया था, एक बार मिल ले। मैंने कहा चल ठीक है एक बार मिल लेता हूँ। तो उसने मुझे बताया कि भाई हम जो नोवेल है उसको ऑनलाइन बेचेंगे वेबसाइट पे। उस वेबसाइट पे क्या होगा, हम राइटर्स को बोलेंगे कि आप अपना नोवेल अपलोड करो, और जो रीडर्स होंगे हम थोड़ा एडवर्टाइज़ करेंगे, और जो रीडर्स होंगे वो आके नोवेल को पढ़ेंगे। कुछ दिन बाद हम उसको पेड कर देंगे, तो उसमें से हमें कुछ कमीशन मिल जाएगा और हम खूब पैसे कमाएंगे। मैंने कहा यार मेरे कचरे दोस्त के दिमाग में आइडिया तो सही आया है। तो फिर मैं कन्विंस हो गया उसके साथ कि हाँ चल ठीक है बनाते हैं। सो हाय गाइज, माय नेम इज सचिन ठाकुर, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर एंड वेब डिजाइनर, लिव्स इन गुरुग्राम, नाउ अवेलेबल फॉर यू। आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ डेटाबेस डिजाइनिंग के बारे में, और बेसिकली मैं बताऊंगा कि एक पूरा एप्लीकेशन को कैसे डिजाइन किया जाता है, एक एप्लीकेशन कैसे बनता है, उसके क्या क्या स्टेप्स होते हैं, और मैं ज़्यादा फोकस करूँगा इसमें डेटाबेस डिजाइनिंग पे। तो देखते हैं सबसे पहले स्टेप्स क्या क्या फॉलो होते हैं। तो देखो सबसे पहला स्टेप होता है स्पेसिफिकेशन। अब जब भी कोई एप्लीकेशन या वेबसाइट बनाना है तो उसकी स्पेसिफिकेशन हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। एक तो हमें कंसेप्चुअली पता होना चाहिए कि हमें करना क्या है काम। तो इस केस में हमें मुझे मेरे दोस्त का बिजनेस आइडिया पता है, वो क्या करना चाहता है। वो एक वेबसाइट बनाना चाहता है, एक एप्लीकेशन बनाना चाहता है, वो शायद दोनों बनाना चाहता है। तो वो उस पर क्या चाहता है कि जो राइटर हैं नोवेल के वो आएँ, उस पर अपनी आईडी बनाएं, साइन अप करें, और साइन अप करने के बाद उस पर वो अपने नोवेल को अपलोड करें, और फिर उस पर कुछ रीडर्स आएँ, वो भी साइन इन करें, और उनको जो भी नोवेल पसंद आता है वो उसको पढ़ें, ठीक है। तो ये सिंपल सा बिजनेस आइडिया था। इसके लिए हमें वेबसाइट और एप्लीकेशन बनाना है, दोनों में क्या अप्रोच फॉलो करेंगे हम वो देखते हैं। तो स्टेप्स, सबसे पहले तो स्पेसिफिकेशन हमें पता होनी चाहिए कि हमारी वेबसाइट की क्या क्या स्पेसिफिकेशन होगी, वो क्या क्या काम करेगा। उसके बाद हम करेंगे प्रोटोटाइपिंग। प्रोटोटाइपिंग कुछ नहीं होता, एक स्टेप बाय स्टेप एक स्टेप्स होते हैं जो कि हम डिज़ाइन करते हैं किसी भी एप्लीकेशन या वेबसाइट डिजाइनिंग में। जैसे कि फ्लिपकार्ट का एक एग्जांपल लेके चलूँ तो फ्लिपकार्ट ओपन करते ही वहाँ प्रोडक्ट दिखते हैं, कैटेगरीज दिखती है, और जैसे हम उस पर क्लिक करते हैं तो एक प्रोडक्ट का खुद का पेज आता है। उसके बाद हम ऐड टू कार्ट करते हैं, और तो ये कुछ स्टेप्स हैं, इसी को बोलते हैं प्रोटोटाइपिंग, ठीक है। कि पहले कहाँ पे जाएगा यूज़र, फिर कहाँ पे जाएगा, और फिर कहाँ पे जाएगा, और फाइनली वो कैसे उनको हमें पहुँचाना है पेमेंट तक। तो इसको बोलते हैं प्रोटोटाइपिंग। उसके बाद हम डिज़ाइन करेंगे डेटाबेस। देखो अब हमें सब कुछ पता लग गया, प्रोटोटाइप पता लग गया, तो उसके बाद डायरेक्ट हम एप्लीकेशन नहीं लिखने लग जाएंगे, ठीक है। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में डायरेक्ट हम एप्लीकेशन नहीं लिखेंगे। किसी भी एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट का जो बेस होता है वो होता है उसका डेटाबेस, ठीक है। यानी किसी भी, जैसे किसी बिल्डिंग का बेस होता है ना, सबसे नीचे वाला जो मंजिल होता है उसका बेस होता है, नीचे बेस बनाते हैं। तो एक बार जैसे आपने देखा होगा बिल्डिंग का जो बेस बन गया, ऊपर उसी स्ट्रक्चर को फॉलो करके बिल्डिंग को आगे बढ़ाया जाता है। तो इस तरह से हम जब एप्लीकेशन बनाएंगे तो उसका जो बेस होगा वो क्या होगा, हमारा डेटा। अगर हमने शुरू में डेटाबेस ही गलत डिजाइन कर दिया तो हमें सर्वर स्क्रिप्टिंग पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे जो बेस होता है वो डेटाबेस डिजाइनिंग होता है। उसमें हम देखेंगे ईआर डायग्राम को कैसे डिजाइन करते हैं, और रिलेशनशिप मॉडल को कैसे डिजाइन करते हैं, और क्वेरी डिजाइन कैसे करते हैं, ये सब कुछ मैं आगे डिटेल में बताऊंगा। उसके बाद हम स्क्रिप्टिंग करते हैं। फाइनली हम स्क्रिप्टिंग करते हैं कि डेटाबेस से ये चीज़ें उठा के इसको दिखाना है इस पेज पे, और यहाँ से उठा के इसको डेटाबेस में ऐड करना है। तो उसके बाद हम स्क्रिप्टिंग करते हैं, और स्क्रिप्टिंग करने के बाद हम फ्रंट एंड पे जाते हैं, यानी यूज़र इंटरफेस को बनाते हैं, ठीक है। मतलब हमारा सारा काम कर रहा है एप्लीकेशन, बिल्कुल सही चल रहा है। उसके बाद हम यूज़र इंटरफेस पे काम करेंगे, उसका डिज़ाइन इम्प्रूव करेंगे, उसका यूज़र एक्सपीरियंस बढ़िया बनाएंगे। तो ये स्टेप्स हम फॉलो करेंगे अपने अपने एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट को डिज़ाइन करते टाइम। तो देखो जो मेरे दोस्त ने जो वेबसाइट उसको बनवानी है, वो बिल्कुल नॉन टेक्निकल बंदा है, उसको नहीं पता कि कैसे बनती वेबसाइट, उसको कुछ नहीं पता, ठीक है। इसलिए वो मेरे पास आया क्योंकि मुझे वेबसाइट बनाना आता है, और वो मुझे कन्विंस कर रहा है। तो उसकी स्पेसिफिकेशन क्या है कि एक तो जो ऑथर हैं और जो रीडर हैं वो दोनों साइन अप कर सकें हमारी वेबसाइट पे, और साइन इन कर सकें, ठीक है। ये तो नॉर्मल स्पेसिफिकेशन है, लगभग सभी वेबसाइट या बहुत सारी वेबसाइटों पे ये फंक्शन ऑलरेडी होते हैं, ठीक है। उस पर हमें साइन अप करना पड़ता है और साइन इन करना पड़ता है। उसके बाद है ऑथर कैन ऐड नॉवेल। ऑथर नॉवेल ऐड कर सकता है वेबसाइट पे हमारे,
ठीक है, यानी वो हमारे डेटाबेस में राइट करेगा। तो ऑथर नॉवल को ऐड कर सकता है, और जो रीडर है वो नॉवल को रीड कर सकते हैं। जो नॉवल है वो जो रीडर है वो नॉवल को रीड कर सकते हैं। तो ये स्पेसिफिकेशन के साथ हम वेबसाइट बनाने की प्रक्रिया को आगे शुरू करते हैं। हमें स्पेसिफिकेशन पता है क्या क्या करना है। अब देखते हैं प्रोटोटाइपिंग क्या होता है। तो मैंने अपने दोस्त को बुलाया, मैंने कहा भाई तेरा आइडिया तो बड़ा मस्त था, तो पता नहीं मेरे कचरे दोस्त के पास इतना बढ़िया आइडिया कहाँ से आया, पर वो कचरा मेरे लिए ये है। तो फिर मैंने उसको बुलाया कि चलो भाई प्रोटोटाइपिंग करते हैं अपनी जो वेबसाइट है या फिर एप्लीकेशन है उसकी। तो वो आया मेरे पास और हम दोनों ने डिज़ाइन बनाया। क्या हमने सबसे पहले बताया कि जब भी हमारी वेबसाइट को कोई खोलेगा तो उसको ये पेज दिखेगा, ठीक है। जब भी हमारी वेबसाइट को कोई ओपन करेगा तो उसको ये वाला पेज दिखेगा। तो मैंने कहा कि देखो भाई जब भी हमारी वेबसाइट को कोई ओपन करेगा तो ये नोवेल की फ़ोटोज़ दिखेंगी, उसका टाइटल दिखेगा और उसमें कितने व्यू हैं वो दिखेंगे। तो उसने कहा ठीक है। इसके बाद अगर किसी को पढ़ना होगा तो क्या करेगा, तो वो इन नोवेल्स पे क्लिक करेगा। क्या करेगा, वो इन नोवेल्स पे क्लिक करेगा तो हमारा दूसरा पेज ओपन होगा, हमारा दूसरा पेज ओपन होगा। और इस दूसरे पेज में क्या होगा, नोवेल की फ़ोटो होगी, नोवेल का ऑथर कौन है और उसका टाइटल तो पहले है ही। उसके बाद उसकी कैटेगरी किस कैटेगरी का है, वो सीरीज़ और व्यूज़ और टोटल पेज, ये सब कुछ होंगे। और उसके बाद रीड नाउ का ऑप्शन होगा। मैंने कहा ठीक है, ये पेज भी ठीक है। अब इसके बाद यूज़र कहाँ जाएगा यार, इसके बाद कहाँ जाएगा। तो फिर अगर हम रीड नाउ पे क्लिक, इसका मैंने एक बटन बनाया रीड नाउ पे, रीड नाउ का, अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो यार कोई भी वेबसाइट पे हमारे आके पढ़ के चला जाएगा। फिर हमें फ़ायदा कैसे होगा, हम एक्चुअली वेबसाइट किस लिए बना रहे हैं, पैसे कमाने के लिए। तो फिर हमने दिमाग लगाया, हमने कहा कि भाई ऐसे नहीं पढ़ने देंगे हम, कम से कम अपना यूज़र नेम और पासवर्ड बताओ। यानी फिर हमने एक लॉगिन और पासवर्ड लॉगिन का इंटरफेस बनाया कि अगर आपको ये पढ़ना है तो आपको लॉगिन करना पड़ेगा। अगर किसी यूज़र को इंटरेस्ट है कि हाँ मुझे ये पढ़ना है तो वो वहाँ पर अपना यूज़र नेम डालेगा, पासवर्ड डालेगा और लॉगिन कर लेगा। और अगर लॉगिन ऑलरेडी है तो वो यहाँ से डायरेक्ट इस पे जंप हो जाएगा, ठीक है। और ये है हमारा नोवेल जिसको वो पढ़ेगा। अगर वो लॉग आउट है तो वो लॉगिन के पेज पे आ जाएगा, और अगर वो वहाँ पे कुछ भी उसको उसने अपनी डिटेल ही डाल रखी तो वो यहाँ से साइन अप कर लेगा नीचे वाले बटन से, ठीक है। गाइड कर देंगे हम सब कुछ। इतना हमने एक सिंपल सा अप्रोच देख रहे हैं हम। एक्चुअल में जब इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, जब हम एक्चुअल में इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सॉफ्टवेयर बन जाएगा। लेकिन मैं आपको समझाने के लिए इसको बहुत सिंपल ही रख रहा हूँ। इसके 4 ही प्रोटोटाइपिंग के मैंने 4 ही फ्रेम दिखाए हैं आपको, और इस 4 फ्रेम में मैंने दिखा दिया कि पूरा वर्क कैसे होगा। तो चलो फिर आगे देखते हैं। उसके बाद हम डिज़ाइन करेंगे ER डायग्राम, क्योंकि अब हमने सब कुछ देख लिया, हमारे पास सब कुछ रेडी है। मैंने क्या बताया था स्टेप्स में, सबसे पहले स्पेसिफिकेशन लिखेंगे वेबसाइट की। तो मैंने स्पेसिफिकेशन तो लिख दी है, स्पेसिफिकेशन पता है मुझे। दूसरा था प्रोटोटाइपिंग, मैंने प्रोटोटाइपिंग भी कर दिया। अब तीसरा था हमारा डेटाबेस डिजाइनिंग का, ठीक है। तो अब हम करेंगे डेटाबेस डिज़ाइन। अब डेटाबेस डिज़ाइन में सबसे पहले मैं एक ER डायग्राम बनाऊंगा। ER डायग्राम क्या होता है, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इसको मैं पूरा डिटेल में, पूरे हमारे कोर्स में यही सब कुछ भरा पड़ा है, तो उसको हम आगे भी डीपली पढ़ेंगे। ER डायग्राम क्या होता है, रिलेशनल मॉडल क्या होता है, क्वेरी डिज़ाइन क्या होता है, इन सबको हम डीपली आगे पढ़ेंगे। तो अभी के लिए आपको अगर समझ में नहीं आता है तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। ER डायग्राम क्या होता है, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, एक ऐसा नॉन टेक्निकल डायग्राम जिसको सब पढ़ सकते हैं। ये टेक्निकल नहीं होता, ये नॉन टेक्निकल होता है। फिर हम उसको टेक्निकली चेंज करते हैं, कैसे हम उसको इम्प्लीमेंट करना है, तो उसको हम रिलेशनल मॉडल में चेंज करते हैं। रिलेशनल मॉडल क्या होता है, देखो आगे बताता हूँ मैं आपको। अब मैं ER डायग्राम बनाया मैंने। इस ER डायग्राम में मैंने क्या किया, इस ER डायग्राम में मैंने जो एंटिटी थी, यानी जो रियल लाइफ में कुछ है, उसको मैंने बॉक्स से दिखाया, यानी ऑथर है रियल लाइफ में, इसको मैंने बॉक्स से दिखाया है। उसके बाद हमारे पास क्या होगा, एक नोवेल होगा, तो उसको भी मैंने बॉक्स से दिखाया है। और यहाँ पे मैं वीडियो को थोड़ा पॉज करना चाहूँगा क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ गलती कर दी है। हाँ, तो हम ER डायग्राम बना रहे थे, और इस ER डायग्राम में हमने पहला जो बनाया है, यानी फर्स्ट जो हमने एक ऑथर बनाया है, ठीक है। ये एक एंटिटी है, एंटिटी मतलब जो रियल वर्ल्ड में कुछ एग्जिस्ट करता हो, एंटिटी ऑथर, ठीक है। टेंजिबल भी हो सकता है और इनटेंजिबल भी हो सकता है, मतलब वो रियल फिजिकली एग्जिस्टेंस हो भी सकती है उसकी, और फिजिकली एग्जिस्टेंस नहीं भी हो सकती है।
तो देखो ऑथर बनाया हमने, उसके बाद हमने एक नोवेल बनाया, हमने एक यूज़र बनाया। ये 3 चीज़ें हमारे जो डेटाबेस होगा उनमें इंक्लूड होगा। हमारे डेटाबेस से किन किन चीज़ों का रिलेशन है, एक तो ऑथर होना चाहिए हमारे डेटाबेस में, एक नोवेल्स होने चाहिए और यूज़र्स होने चाहिए। अब ये कनेक्ट कैसे हैं, तो देखो ऑथर है वो राइट कर सकता है नोवेल को, तो मैंने एक राइट का रिलेशनशिप, ये रिलेशनशिप है, राइट का रिलेशनशिप लगाया है। उसके बाद जो यूज़र है वो रीड कर सकता है नोवेल को, तो यूज़र के साथ मैंने रीड का ये रिलेशन लगाया है। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, ऑथर राइट कर सकता है नोवेल को और यूज़र रीड कर सकता है नोवेल को। तो इस तरह से ये कनेक्ट है, ये इनके रिलेशन है। उसके बाद हम देखते हैं ईआर डायग्राम। ये एक्चुअली में सिर्फ इसमें मैंने एंटिटी दिखाया है, रिलेशनशिप दिखाया है, एट्रीब्यूट्स नहीं दिखाए हैं। तो मैं एक डिटेल में दिखाता हूँ। ये क्या हो गया, ठीक है, तो मैं आपको डिटेल में दिखाता हूँ ईआर डायग्राम। देखो ये डिटेल्ड ईआर डायग्राम है, यहाँ पे मैं आपको मार्क कर समझाता हूँ सब कुछ। देखो सबसे पहला क्या है, ऑथर है, ऑथर, और दूसरा क्या है, नोवेल है, और तीसरा क्या है, यूज़र्स हैं। अब देखो यहाँ पे मैंने लिख रखा है 1 और यहाँ पे लिख रखा है M, मतलब ऑथर बहुत सारे नोवेल लिख सकता है। ऑथर M मतलब मैनी, ठीक है, 1 मैनी बहुत सारे नोवेल लिख सकता है। जबकि एक नोवेल है वो एक ऑथर ही लिख सकता है। कोई भी एक नोवेल है अगर हमारे डेटाबेस में, तो वो किसी एक ऑथर के द्वारा लिखा जाना चाहिए। ये हमारा यहाँ पे 1 और M का मतलब है। ऐसे ही यूज़र और नोवेल के बीच मैंने M लिखा है, मतलब नोवेल को कितने भी यूज़र पढ़ सकते हैं और एक यूज़र कितने भी नोवेल पढ़ सकता है। ठीक है, मैनी टू मैनी का मतलब ये है कि एक नोवेल को कितने भी यूज़र पढ़ सकते हैं और एक यूज़र कितने भी नोवेल पढ़ सकता है, इसलिए मैंने इनका मैनी टू मैनी रिलेशनशिप रखा है। अगर आपको ये समझ में नहीं आता तो आप टेंशन बिल्कुल भी मत लेना, क्योंकि आगे हम देखेंगे इसके बारे में, पूरा ईआर डायग्राम ढंग से पढ़ेंगे इसके बारे में, सब कुछ क्या होता है। तो अभी के बस इतना समझ लो कि M to M और 1 to M का मतलब क्या होता है। उसके बाद बीच में मैंने रिलेशन मैंने बता दिया था, ये रिलेशन है। उसके बाद देखो इनके एट्रीब्यूट्स हैं कुछ, जैसे कि ऑथर का क्या होगा, नेम होगा, ऑथर की ऑथर आईडी होगी, ऑथर का पासवर्ड होगा, ऑथर का ईमेल होगा और ऑथर का डेट ऑफ बर्थ होगा। ठीक है, ये मेरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कुछ भी डाल सकता हूँ यहाँ पे। तो मेरी रिक्वायरमेंट है कि मैं ऑथर से इतनी चीज़ें, इतनी जानकारी इकट्ठी करके और अपने डेटाबेस में रखूँ। उसके बाद देखो यहाँ पे नोवेल है, नोवेल का क्या है, टाइटल है, नोवेल का डिस्क्रिप्शन है, नोवेल का थंबनेल इमेज है, नोवेल का नंबर ऑफ पेज है, नोवेल का नोवेल आईडी है और नोवेल के अंदर जो टेक्स्ट लिखा है वो है। तो यहाँ पे नोवेल आईडी देखो कुछ चीज़ों के ऊपर मैंने अंडरलाइन कर रखा है, ये यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये प्राइमरी की बोलते हैं इसको। ये प्राइमरी की क्या काम करते हैं, ये यूनिक आईडी होते हैं, ये रिपीटेबल नहीं होते, ये सबसे यूनिक होते हैं। अगर आपको फाइंड करना है किसी ऑथर को तो आप ऑथर आईडी से फाइंड कर सकते हो। ऐसे ही कोई नोवेल फाइंड करना है तो आप उसको नोवेल आईडी से फाइंड कर सकते हो। किसी यूज़र को फाइंड करना है तो आप यूज़र आईडी से फाइंड कर सकते हो। तो ये प्राइमरी की है यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए। देखो जब मैं कुछ सॉफ्टवेयर बना रहा था बचपन में या फिर कुछ साल पहले, तो मैं बहुत ही कंफ्यूज था कि सॉफ्टवेयर का डेटाबेस कैसे डिज़ाइन करूं। ठीक है, मैं एक सॉफ्टवेयर बना रहा था जिसमें क्विज का था, उसमें मैं राइट आंसर और रॉन्ग आंसर का क्विज बना रहा था। उसके अंदर मैं इतना ज़्यादा कंफ्यूज हो गया था कि मुझे बाद में पता लगा कि मैंने जो डेटाबेस बनाया है एक्चुअली मैं अपने एप्लीकेशन के लिए, वो बिल्कुल ही गलत अप्रोच है। तो इसलिए मैं ये सब कुछ पढ़ा और आपको बता रहा हूँ कि ये सही अप्रोच है। वहाँ पे भी सेम ऐसी कुछ कंडीशन आई थी, लेकिन वहाँ मेरे को रिलेशन बनाए नहीं आते थे। तो देखो यहाँ पे रिलेशन मैंने बताया है। अभी मैं वापस अपने टॉपिक पे आता हूँ। बता रहा था मैं नोवेल के कितने एट्रीब्यूट्स हैं, नोवेल को नोवेल आईडी फाइंड कर सकता है। उसके बाद है यूज़र के कितने एट्रीब्यूट हैं, यूज़र का ईमेल है, यूज़र का यूज़र आईडी है, पासवर्ड है और नेम है। देखो नोवेल कोई आदमी नहीं है, उसका कोई पासवर्ड नहीं है, ठीक है, क्योंकि नोवेल के लिए कोई लॉगिन नहीं करेगा। ऐसे ही एक रिलेशन का भी हो सकता है क्या एट्रीब्यूट, इस रिलेशन का एट्रीब्यूट है टाइम स्टैम्प। यानी एक यूज़र ने किसी नोवेल को पढ़ा तो किस टाइम स्टैम्प पे पढ़ा और किस यूज़र ने पढ़ा और किस नोवेल को पढ़ा, तो ये रीड वाला डिटेल रखेगा। अब जब भी हम इसको रिलेशनल मॉडल में कन्वर्ट करेंगे, रिलेशनल का सिंपल मतलब क्या होता है कि आपको टेबल बनाना। ठीक है, रिलेशनल का मतलब होता है टेबलर फॉर्म में हमारे पास जो डेटा होगा उसको हम टेबलर फॉर्म में रखेंगे। ठीक है, तो रिलेशनल मॉडल में कन्वर्ट करने का मतलब क्या है, हम इसका टेबल बनाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम टेबल ऑथर का बनाते हैं। ऑथर टेबल बनाया हमने, उसमें क्या क्या सेव करना था हमें। एक तो ऑथर की आईडी सेव करनी थी, ऑथर का नेम सेव करना था, ऑथर का पासवर्ड सेव करना था। चलो इसको मैं हटा देता हूँ। ऑथर का पासवर्ड सेव करना था,
ऑथर का ईमेल आईडी सेव करना था और ऑथर का डेट ऑफ बर्थ सेव करना था। तो हमने एक टेबल बनाया ऑथर नाम का, जिसके अंदर हमने ये कुछ कॉलम्स बनाए हैं जो कि सेव रखेगा जितने भी ऑथर हमारे पास साइन अप होंगे। उसके बाद मैंने एक दूसरा बनाया है किसका, नोवेल का टेबल। नोवेल का अलग टेबल बनेगा, ठीक है, सारे एंटिटी के अलग अलग टेबल बनेंगे। तो हमारे ईआर डायग्राम में 3 एंटिटी थे, ऑथर्स, नोवेल और यूजर्स। तो मैंने नोवेल का टेबल बनाया है। नोवेल की क्या क्या एट्रीब्यूट्स थी, नोवेल आईडी थी, तो नोवेल आईडी बनाया मैंने। टाइटल था नोवेल का टाइटल का मैंने एक कॉलम बनाया है। एक डिस्क्रिप्शन का कॉलम बनाया है। थंबनेल का कॉलम बनाया है। थंबनेल, आप सोचोगे डेटाबेस में इमेज कैसे सेव होगा, तो उसमें थंबनेल में इमेज सेव नहीं होगा, उस इमेज का लिंक सेव होगा, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है कि इमेज का लिंक भी होता है, तो आप किसी भी कंप्यूटर पे राइट क्लिक करके उस इमेज को ओपन विद ब्राउजर करना, ठीक है, ओपन विद क्रोम करना और क्रोम में उसका आपको लिंक दिख जाएगा। तो थंबनेल में वही लिंक सेव होगा टेक्स्ट के फॉर्म में। नंबर ऑफ पेज कितने हैं, ठीक है, हम यहाँ पे एक चीज़ भूल गए हैं, व्यू, चलो कोई बात नहीं, इतने से भी चलेगा। नंबर ऑफ पेज कितने हमारे नोवेल में, वो हम इस वाले कॉलम में लिखेंगे, और नोवेल में क्या क्या लिखा है वो इस टेक्स्ट के फॉर्म कॉलम में लिखेंगे। तो मैंने नोवेल के इतने सारे कॉलम बनाए हैं, टेबल बनाया है। उसके बाद बात आती है यूजर्स का। यूजर्स का टेबल में मैंने सिंपली 4 चीज़ें लिखी है, यूज़र आईडी, नेम, पासवर्ड और ईमेल। ऑल्दो मैंने यहाँ पे ये कॉलम नहीं दिख रहा, यहाँ पे लाइनें हैं। यूज़र आईडी में यूज़र आईडी सेम होगा, नेम में जो यूज़र आईडी जिसने लॉगिन कर रखा है उसका नाम आएगा, पासवर्ड में उसका पासवर्ड आएगा और ईमेल में उसका ईमेल आएगा। इससे हमारे पास क्या होगा कि हमें पता रहेगा कि कौन सा नोवेल कौन सा यूज़र पढ़ रहा है, ठीक है। तो ये हमारे बहुत ही काम का होगा ये डेटा हमारे लिए। अगर हमें बाद में उसको कुछ एडवर्टाइज दिखाना होगा या फिर हमें उसको कुछ नोवेल्स और नए आते हैं तो उसको हमें सजेशन देना होगा, तो उसके लिए हमारे पास ये डेटा काम का होगा। क्या हमारे पास इस टेबल में 3 ही टेबल बनेंगे इस ईआर डायग्राम में? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इस ईआर डायग्राम में 3 ही टेबल बनेंगे, इसमें और भी टेबल बनेंगे, रिलेशंस के अलग टेबल बनेंगे। देखो हमारा डेटाबेस में 2 रिलेशन था, हमारे डेटाबेस में 2 रिलेशन था, एक राइट का रिलेशन था और एक रीड का रिलेशन था। तो राइट के रिलेशन में देखो क्या था कि कौन सा ऑथर आईडी कौन से नोवेल को एक्सेस करता है, लिखता है। तो उसके लिए मैंने एक अलग टेबल बनाया है जिसके अंदर मैंने 2 कॉलम रखे हैं, ऑथर आईडी और नोवेल आईडी। एक ऑथर आईडी का मान लो 1 नेम है तो वो एक नोवेल लिखता है तो वो नोवेल आईडी लिखेगा 1, ठीक है। एक बार फिर से वही ऑथर दूसरा नोवेल लिखता है तो ऑथर आईडी तो सेम रहेगा पर नोवेल आईडी चेंज हो जाएगा। तो आप देखोगे यहाँ पे इसकी एक प्रॉपर्टी की नोवेल आईडी है जो हमेशा यूनिक रहने वाला है, ठीक है। नोवेल आईडी उसको हमेशा यूनिक रहने वाला है, तो इसका एडवांटेज कैसे उठाएंगे हम बाद में देखेंगे। दूसरा हम टेबल बना रहे हैं रीड का, कि भाई कोई यूज़र नोवेल रीड कर सकता है और किस टाइम पे करेगा। तो उसके लिए हमने एक हिस्ट्री का टेबल बनाया है और हमने सबसे पहले नोवेल आईडी को स्टोर करवाया है और यूज़र आईडी को स्टोर करवाया है और टाइम स्टैम्प को स्टोर करवाया है। तो देखो यहाँ पे नोवेल आईडी सेम भी हो सकते हैं, है ना। मान लो एक यूज़र 1 है एक यूज़र 2 है, तो नोवेल आईडी वो दोनों एक ही नोवेल आईडी को पढ़ रहे हैं तो दोनों का नोवेल आईडी सेम हो सकता है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, नोवेल आईडी यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकता है इस टेबल को। यूज़र आईडी 1 एक नोवेल को पढ़ रहा है तो यूज़र आईडी 1 दूसरे नोवेल को भी पढ़ रहा है, तो यहाँ पे ये भी यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं होगा। उसके बाद हाँ, इन दोनों का कॉम्बिनेशन यूनिकली आइडेंटिफाई होगा, इन दोनों का कॉम्बिनेशन यूनिकली आइडेंटिफाई होगा। साथ में एक एट्रीब्यूट टाइम स्टैम्प और सेव कर लेगा ये कि किस टाइम पे कौन सा यूज़र कौन सा नोवेल आईडी पढ़ रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे इसका एडवांटेज उठा पाएंगे या नहीं। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। अब मैं क्या कह रहा था आपको कि नोवेल आईडी है ये यूनिक होगा इस वाले टेबल के अंदर, राइट वाले टेबल के अंदर। तो हम इसको एक कर सकते हैं, नोवेल वाले टेबल को और राइट वाले टेबल को एक कर सकते हैं। देखो नोवेल वाले टेबल में नोवेल आईडी यूनिक है तो हम उसको इनको मर्ज कर सकते हैं दोनों टेबल को, और जो नया टेबल बनेगा हमारा, यानी इस टेबल को और इस टेबल को हम मर्ज करके एक नया टेबल बनाएंगे। और इस नए टेबल में ऐड क्या हो जाएगा, सिर्फ एक ऑथर आईडी एक नया ऐड हो जाएगा जिससे हमें पता लग जाएगा कि इस नोवेल को किस ऑथर ने लिखा है। तो यहाँ पे हमने 2 टेबल्स को एक मर्ज करके एक टेबल बना दिया। ऑल्दो ये सारे एक प्रोसेस है, इनकी एक अलग अलग ये मैंने कैसे किया ये सब बाद में बताऊंगा मैं नेक्स्ट लेक्चर में। बस इस प्लेलिस्ट को बुकमार्क कर लेना आप, तो आपको सब कुछ पता लग जाएगा ये सब कुछ कैसे हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने एक नया टेबल बना दिया और इसके बाद बस, तो हमारे पास फाइनल कितने टेबल बने, हमारे पास फाइनल टेबल बने, एक तो ये वाला टेबल बना 1, एक ये टेबल बना, फिर से बताता हूँ मैं, हमारे पास एक ये टेबल बना है और दूसरा हमारे पास
ये राइट का तो हमने मर्ज ही कर दिया, हिस्ट्री का टेबल बना है, एक हमारे पास ये वाला टेबल बना है दूसरा, और हमारे पास यहाँ से 2 और टेबल बने हैं, ठीक है। तीसरा ये है और फोर्थ ये वाला टेबल है। तो हमारे पास तो हमने फाइनली जब इसको अच्छी तरह से डिज़ाइन किया, डेटाबेस को सब कुछ किया, ईआर डायग्राम बनाया, और ईआर डायग्राम बनाने के बाद अपने दोस्त के पास भी गया था, ये मैं बताना भूल गया आपको। ये ईआर डायग्राम बनाने के बाद मैं अपने फ्रेंड से सजेशन लेने गया कि देखो भाई मैंने ये बनाए हैं, यही डेटाबेस में सेव होंगे, क्या फ्यूचर में कुछ और करना चाहते हो? तो उसने मुझे कहा भाई ट्रांजैक्शंस का भी टेबल बना दो। तो मैंने वो आपको यहाँ पे इसलिए इंक्लूड नहीं किया क्योंकि आपको फिर कॉम्प्लिकेटेड होता है ये समझाना, तो इसलिए मैंने उनको उन बाकी फंक्शंस को इंक्लूड नहीं किया। तो उसके बाद ये ईआर डायग्राम बनाने का फ़ायदा क्या हुआ कि वो समझ गया आसानी से ईआर डायग्राम को। वो नॉन टेक्निकल बंदा था और मैं तो टेक्निकल था, तो मैं नॉन टेक्निकल समझ सकता हूँ और वो नॉन टेक्निकल समझता ही है। तो ये एक नॉन टेक्निकल डिजाइनिंग मेथड है ईआर डायग्राम। उसके बाद मैंने इसको कन्वर्ट किया रिलेशनल डायग्राम में, जिसमें हमें 4 टेबल मिले। पहला तो हमें मिला नोवेल का टेबल, जिसके अंदर नोवेल की डिटेल सेव होगी और कौन लिखेगा ऑथर आईडी वो भी सेव होगा। दूसरा टेबल मिला हमें हिस्ट्री का, कि कौन किस नोवेल को पढ़ रहा है, यानी कौन सा यूज़र किस नोवेल को पढ़ रहा है, वो हमें इस वाले हिस्ट्री वाले टेबल से पता लग जाएगा। और ऑथर की डिटेल्स क्या है, वो ऑथर के टेबल्स के पता लग जाएगा, और कौन सा यूज़र एक्सेस कर रहा है वो यूज़र के टेबल से पता लग जाएगा। तो फाइनली हम इस निष्कर्ष पे पहुँचे हैं कि अगर हमें मेरे दोस्त का स्टार्टअप शुरू करना है तो मुझे उसका डेटाबेस डिज़ाइन करना पड़ेगा, और मैंने उसका डेटाबेस डिज़ाइन किया तो मुझे उसके अंदर 4 टेबल बनाने पड़ेंगे। तो इस पूरी कहानी से हमें यही पता लगता है। ऑल्दो मैं आप सबको ये क्यों बता रहा हूँ, इससे आप सबको एक आइडिया हो जाएगा कि DBMS कैसे काम करता है, एप्लीकेशन कैसे बनता है। ऑल्दो इसके आगे और कुछ भी स्टेप्स हैं जो इसके आगे मैंने नहीं बताया है, वो है सर्वर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज से यूज़ करके जैसे हम डेटाबेस को डिज़ाइन कर लेंगे, उसके बाद हम क्वेरी डिज़ाइन करेंगे। क्वेरी डिज़ाइन क्या होता है, SQL एक लैंग्वेज होता है जिसका पूरा नाम होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। उस क्वेरी लैंग्वेज को हम लिखेंगे और उस क्वेरी लैंग्वेज को यूज़ करके हम सर्वर स्क्रिप्टिंग के साथ इम्प्लीमेंट करके हम एप्लीकेशन को बनाएंगे। एप्लीकेशन बन जाने के बाद अगर हम देखेंगे कि हाँ यूज़र ऑथर आ रहा है, वो साइनअप भी कर पा रहा है, लॉगिन भी कर पा रहा है, और नोवेल को अपलोड भी कर पा रहा है, यूज़र भी आ रहे हैं, यूज़र भी सब कुछ कर पा रहे हैं, तो हम उसका यूज़र इंटरफेस बना देंगे फिर, है ना। हमारा वेबसाइट बढ़िया दिखना भी तो चाहिए, तो हम फिर यूज़र इंटरफेस पे काम करेंगे और फिर हमारा एप्लीकेशन बनकर तैयार हो जाएगा। और उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, फीडबैक लेके उसको और अपडेट कर सकते हैं, ठीक है, उसको और बेटर बनाने के लिए। तो ये कुछ स्टेप्स मैंने बताए आपको। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे समझ में आ गया होगा, सारे जो मैंने स्टेप्स बताए सबको समझ में आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, और इस वाले प्लेलिस्ट को ज़रूर कर लो बुकमार्क, ठीक है। इस प्लेलिस्ट को ज़रूर से बुकमार्क कर लो ताकि कोई भी वीडियो आपको मिस ना हो। चलिए इसी के साथ मैं वीडियो क्लोज करता हूँ। ओके बाय।